This video has also been recorded in English, so if you wish to see it in English, you may kindly click the link below given in the description box. Thank you. नमस्ते, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी सहमति से तलाक। शुरू करते हैं ये समझिए कि किन प्रकार के डिवोर्स होते हैं। एक होता है सिंपल डिवोर्स यानी कि इंग्लिश में जिसे कहा जाता है कंटेस्टेड डिवोर्स, जिसमें सिर्फ या तो पति या पत्नी को डिवोर्स चाहिए होता है। ये हर उस केस की तरह है जो कोर्ट्स में चलते हैं, जहाँ में दोनों पार्टीज एक दूसरे से कोर्ट में झगड़ा करती है। यहाँ पे पति और पत्नी एक दूसरे से कोर्ट में झगड़ा करते हैं, जिसे एक को तलाक चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए। दूसरे प्रकार का जो डिवोर्स है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी सहमति से तलाक। इस प्रकार के तलाक में कोर्ट में कोई झगड़ा नहीं होता है, दोनों एक ही पिटिशन फाइल करते हैं कोर्ट में और कोर्ट से प्रार्थना करते हैं कि हमें डिवोर्स ग्रांट किया जाए। आज हम बात करेंगे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में आता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना गया था, क्यों पर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट 1955 में कोई प्रोविजन नहीं था इसके रिगार्डिंग। ये बाय वे ऑफ अमेंडमेंट लाया गया था 1976 में। अब क्योंकि मैरिज, डिवोर्स, बच्चे की कस्टडी, ये सब मैटर्स जो है वो इंडिया में पर्सनल लॉ में आता है और इंडिया में हर रिलीजन के लिए अपना अलग लॉ है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट का नाम है वैसा नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ हिंदूज को गवर्न नहीं करता है, सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट को भी गवर्न करता है। तो एक समझ लीजिए, एक मतलब पति हिंदू है, पत्नी सिख है, या पति हिंदू है, पत्नी जैन है, दोनों पति पत्नी जैन है, दोनों पति पत्नी सिख है, बुद्धिस्ट है या हिंदूस है, वो भी हिंदू मैरिज एक्ट से ही गवर्न होते हैं। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का रेलेवेंट जो सेक्शन है वो है धारा 13B, कैपिटल बी। इस सेक्शन का जो महत्व है, मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है कि दोनों पार्टीज एक साथ कोर्ट के सामने एक पिटिशन फाइल करते हैं। उसका जो कंडीशन है, ये पिटिशन फाइल करने से पहले का जो कंडीशन है वो बहुत ज़रूरी है, ये कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे थे और 1 साल से ज़्यादा अलग रह रहे थे। अब बहुत ज़रूरी है ये समझना कि 1 साल से अलग रह रहे थे तो वो 1 साल डिवोर्स पिटिशन फाइल करने के इमीडिएटली पहले होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे अगर शादी 15 साल की है तो 10 साल पहले पति और पत्नी 1 साल से ज़्यादा अलग रहे थे, इसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि अगर मुझे आज डिवोर्स चाहिए है तो मैं आज से इमीडिएटली पहले 1 साल जो होगा उसमें पति और पत्नी दोनों अलग रह रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी जो बात है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो चीज़ है कि दोनों ने आपसी सहमति से ये निर्णय लिया है कि वो दोनों ये शादी तोड़ना चाहते हैं। तो इस डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का और कोई ग्राउंड नहीं है और कोई कारण नहीं देना पड़ता है आपको कोर्ट में, सिवाय इसके कि आप 1 साल से ज़्यादा अलग रह रहे हैं, एक साथ रह नहीं पा रहे हैं और आप ये निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि आप दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं। अब हम 1 साल से पहले जो रह रहे हैं उसको समझते हैं। पहले ये, जैसे कि मैंने बोला है कि 1 साल से पहले अगर आप 1 साल से ज़्यादा अगर आप रह रहे हो अलग, तो ये आपके डिवोर्स पिटिशन फाइल करने से इमीडिएटली पहले होना चाहिए, मतलब उससे लगते ही होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग घरों में अलग रह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, पर बहुत ज़रूरी है ये कि आपका इंटेंशन नहीं है साथ में रहने का, मतलब कि आप पति पत्नी की तरह नहीं रहना चाहते हैं, आप अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस नहीं निभाना चाहते हैं, आप एज हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहना चाहते हैं, आप अपने पति पत्नी के संबंध को निभाना नहीं चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अलग घरों में रहें,
एक ही छत में रह के भी आप अलग रह सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप रिश्ता को नहीं निभाना चाहते हैं। अब आते हैं हम इसको समझने के लिए कि ये जो हमने पिटिशन फाइल किया है इसे कहते हैं फर्स्ट मोशन। फर्स्ट मोशन को दोनों पार्टीज एक साथ फाइल करती हैं, दोनों के साइन होते हैं, दस्तखत होते हैं और आप इसे कोर्ट में फाइल करते हैं। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ ये पिटिशन फर्स्ट मोशन फाइल करके क्या आपका डिवोर्स फाइनल है? नहीं, आपको डिवोर्स नहीं मिलता है सिर्फ फर्स्ट मोशन फाइल करने से। लॉ ये कहता है, सेक्शन 13B यह कहता है कि आपको एक सेकेंड मोशन भी फाइल करना पड़ता है। अब ये सेकेंड मोशन आप कब फाइल कर सकते हैं? सेकेंड मोशन आप फाइल कर सकते हैं फर्स्ट मोशन के 6 महीने बाद और 18 महीने तक। मतलब पहली 2 टाइम लिमिट है, एक इनर टाइम लिमिट है, एक आउटर टाइम लिमिट है। मतलब कि आप 6 महीने से पहले सेकेंड मोशन नहीं फाइल कर सकते। क्या 6 महीने से पहले? फर्स्ट मोशन की डेट से 6 महीने से लेके 6 महीने के बीच में आप सेकेंड मोशन नहीं फाइल कर सकते। उसके बाद में ही 6 महीने कंप्लीट होने के बाद ही आप सेकेंड मोशन फाइल कर सकते हैं। और फर्स्ट मोशन की डेट से 18 महीने गिने जाए तो उस 18 महीने के पीरियड में ही आप ये सेकेंड मोशन फाइल कर सकते हैं। 18 महीने खत्म होने के बाद आप सेकेंड मोशन नहीं फाइल कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि ये 6 महीने का जो पीरियड है ये क्यों दिया गया था। इसे इंग्लिश में कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। मतलब कि क्योंकि इंसान बहुत बार गुस्से में रहता है, समय के साथ ठंडा हो जाता है, रिश्ते सुलझ जाते हैं, झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो लॉ का ये इंटेंशन था कि आपके जो झगड़े हैं हम आपको उतना समय देंगे कि आपके अगर झगड़े सुलझ सकते हैं तो हम जितना कोशिश करके शादियाँ बचा सकते हैं हम बचाएंगे। तो इसलिए 6 महीने का पीरियड दिया गया था। रिसेंट एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये 6 महीने का जो पीरियड है ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ मेयरली डिस्क्रिशनरी और डायरेक्टरी। यानी कि जो कोर्ट है उसके डिस्क्रेशन पे है कि वो ये सेकेंड मोशन का जो 6 महीने का पीरियड है उसे वेव ऑफ करना चाहता है, इसे हटाना चाहता है उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए कि नहीं। इसको समझने के लिए आपको कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि या तो आपकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है या आपका कोई भी आसार नहीं है फिर से वापस आने का, एक दूसरे के साथ रहने का। ये सब चीज़ें अगर आप कोर्ट को समझाएंगे तो अगर कोर्ट को लगता है कि अब क्योंकि शादी टूट चुकी है या दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी ये सब बताते हुए। और अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा है तो वो चाहे तो या तो आपका सेकंड मोशन को पूरा ही बोलते कि आपको फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर वो ये बोलते कि फर्स्ट मोशन के फाइल करने के 1 हफ्ते बाद ही आप सेकंड मोशन फाइल करके ऑर्डर ले सकते हैं। अब जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने फर्स्ट मोशन फाइल किया 1 जनवरी 2020 में 1 जनवरी को मैंने फर्स्ट मोशन फाइल किया तो 6 महीने मेरे कंप्लीट होंगे 1 जुलाई के। और 18 महीने मतलब 18 महीने के बाद मैं ये सेकेंड मोशन नहीं फाइल कर सकती हूँ तो ये आउटर टाइम लिमिट है, वो ख़त्म होंगे 1 जुलाई 2021 को। अब एक और ज़रूरी चीज़ जो हमें समझनी है वो है कि फर्स्ट मोशन के बाद में कोई भी एक पार्टी या दोनों पार्टी मिलके कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है विड्रॉल की, यानी कि वो डिवोर्स नहीं चाहते हैं, इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो अब वो नहीं चाहते हैं कि वो डिवोर्स चाहते हैं, या ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी पे दबाव दिया है, किसी पे जोर ज़बरदस्ती की गई है और 6 महीने के अंतर्गत में आदमी को लगता है कि नहीं अब मैं ये जोर ज़बरदस्ती नहीं सहन करूँगा। तो आप कोर्ट को जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि मेरे पे जोर ज़बरदस्ती की गई थी ये एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, तो मैं ये डिवोर्स अभी नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। दोनों पार्टीज़ अगर दोनों में सुलह हो गई है तो दोनों पार्टीज़ भी कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि हम ये डिवोर्स पिटिशन वापस लेना चाहते हैं।
जैसे कि मैंने पहले कहा है कि इस डिवोर्स पिटिशन को फाइल करने के लिए आपको कोई और ग्राउंड नहीं चाहिए है, सिर्फ एक ग्राउंड चाहिए है, ये कि आप एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रह पा रहे हैं और 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे थे और आपकी आपसी सहमति है कि आप दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। इसके अलावा आपको और कोई ग्राउंड नहीं चाहिए है कोर्ट को बताने के लिए कि हमें तलाक चाहिए है। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि ऑलरेडी एक डिवोर्स पिटिशन फाइल किया गया है एक पार्टी ने, सिंपल डिवोर्स, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था, अंडर सेक्शन 13 ऑलरेडी एक डिवोर्स या तो पति या पत्नी दोनों में से किसी एक ने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। तो और उसके अंतर्गत अगर दोनों की आपसी सहमति हो जाती है डिवोर्स लेने के लिए, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में आप एक फ्रेश पिटिशन अंडर सेक्शन 13B फाइल करेंगे, म्यूचुअल कंसेंट का एक पिटिशन आप फाइल करेंगे और कोर्ट को आप मेंशन करेंगे कि मेरी एक ऑलरेडी एक पिटिशन पेंडिंग है अंडर सेक्शन 13, मैं उसे विड्रॉल करना चाहता हूँ, मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक धारा 13B के अंडर ऑलरेडी एक म्यूचुअल कंसेंट का केस फाइल किया है। तो आपका वो वाला केस वापस ले लिया जाएगा आप कोर्ट की परमिशन से और ये वाला केस आप आगे चला सकते हैं। दूसरा सवाल ये बहुत लोग पूछते हैं कि क्या एक ही वकील हम एक ही वकील से हम ये म्यूचुअल कंसेंट का केस लड़ सकते हैं? डेफिनेटली आप एक ही वकील पति और पत्नी दोनों की तरफ से खड़े हो सकते हैं, आपको दो दो वकील लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस डिवोर्स पिटिशन में आप क्या ज़रूरी है आपको मेंशन करना, बाकी चीज़ें फॉर्मेलिटी की चीज़ें जो लिखना हर आदमी लिखता ही कि हम उनके साथ में नहीं रहना चाहते हैं, हमारी शादी इस तारीख पे हुई थी और वगैरह वगैरह, आपका एड्रेस वो सब लिखना ज़रूरी है, वो फॉर्मेलिटी है। बट उसके अलावा जो एक चीज़ बहुत बार इंसान भूल सकता है वो ये है कि आपको टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, मतलब आप किस समझौते पे आपने शादी तोड़ने की सहमति हुई है, वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। तो या तो आप वो डिवोर्स पिटिशन में ही लिख सकते हैं या डिवोर्स पिटिशन के साथ में आप अटैच कर सकते हैं 2-3 पन्ने, जितने भी पन्ने का टर्म्स ऑफ सेटलमेंट है, समझौते के जो भी पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि आपको महीने का खर्चा पत्नी को मिलेगा, बच्चे के लिए खर्चा मिलेगा नहीं मिलेगा, एक इकट्ठी एक रकम मिल रही है आपको कुछ जैसे कहते हैं एलिमनी, मेंटेनेंस, या बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी। ये सारी चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कि आपको एक तो कोर्ट का ठप्पा मिल जाएगा इन सारी चीज़ों पे, तो आगे के झगड़ों के लिए आपको कोई चांस नहीं बचेगा, क्योंकि आप डिवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट ले रहे हैं तो ये बहुत आसान तरीका है जिसमें आपको कोई झगड़ा और मेंटल ट्रॉमा आपको नहीं होगा। वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको डिवोर्स चाहिए, उसके बाद में आपको इतना झगड़ा करना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप ये सारी चीज़ें लिख लें, तो बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी किसी को भी। दूसरा ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप डिवोर्स आप ले चुके हैं, उसके बाद में आपके बहुत सारे राइट्स जो एज हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, बहुत सारे जो हक होते हैं आपके, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जब तक आपके वो राइट्स एज हस्बैंड एंड वाइफ, एज पति पत्नी आपके वो जिंदा है, तब तक वो राइट्स को आप उनको यूज़ कीजिए और आप उनको हक से मांग सकते हैं। उसके बाद भी बहुत बार ऐसे राइट्स होते हैं जो आप नहीं मांग सकते हैं, तो बेहतर है कि आप डिवोर्स पिटिशन में ही सारे मेंशन कर लीजिए और जज का एक बार कोर्ट का ठप्पा लग जाएगा तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आप किन टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ते हैं डिवोर्स पिटिशन के साथ। तो डिवोर्स पिटिशन में हर स्टेट का, हर हाई कोर्ट के अलग अलग रूल्स होते हैं क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने, हर स्टेट हर हाई कोर्ट का अलग अलग रूल्स हैं। पर बेसिकली जनरली हर कोर्ट में, हर स्टेट में जो भी एक मोस्ट बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वो ये हैं कि एक तो आपको शादी का सर्टिफिकेट लगाना है, शादी की फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं, आप दोनों हस्बैंड पति और पत्नी के आप फ़ोटो लगा सकते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और जो आपके समझौते के जो टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ सेटलमेंट लगा सकते हैं, आईडी प्रूफ आपको लगाने हैं और एड्रेस प्रूफ लगाने हैं।
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैंने आपको बताया, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती हैं। दूसरी बहुत ज़रूरी बात ये है कि दोनों पार्टीज़ को उस समय कोर्ट में मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि कोर्ट आपके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है, उसी समय प्रिंट करके आपको उन स्टेटमेंट्स को साइन करना पड़ता है। कोर्ट आपसे बहुत सारे सवाल पूछ सकती हैं, जैसे कि आप शादीशुदा हैं, आपका जो सहमति है वो कोई जोर ज़बरदस्ती से तो नहीं लिया गया है। ये सारी चीज़ें कोर्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए दोनों पार्टीज़ का रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट सिर्फ 2 तारीख में ख़त्म हो जाता है, एक है फर्स्ट मोशन, दूसरा है सेकंड मोशन, तो बहुत बार आपको कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी बिल्कुल ही नहीं आ सकती कोर्ट में, कोई बहुत ही ज़्यादा परेशानी है जैसी भी टाइप की हो, तो इस सिचुएशन में आपको कोर्ट को एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और साथ में आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी अपॉइंट करना होगा जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में। उस पावर ऑफ अटॉर्नी को कोर्ट में मौजूद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको रहना, दूसरी पार्टी के साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि हमने सेक्शन 13B की सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें कर ली हैं, अब हम आएंगे सेक्शन 14 जो कहता है कि अगर आपके शादी के 1 साल ख़त्म नहीं हुआ है तो आप कोई भी प्रकार का डिवोर्स पिटिशन नहीं फाइल कर सकते हैं। मतलब कि आप ना ही धारा 13 ना ही धारा 13B के अंडर कोई भी प्रकार का आप डिवोर्स नहीं फाइल कर सकते हैं, चाहे वो म्यूचुअल कंसेंट वाला डिवोर्स हो, चाहे वो कंटेस्टेड डिवोर्स हो, अगर आपका शादी का 1 साल पूरा नहीं हुआ है। बट यही धारा 14 ने ही एक एक्सेप्शन निकाला है जो कहता है कि अगर आपके हाई कोर्ट ने अगर रूल्स बनाए हैं इसके बिहाफ पे कि या तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है एक पार्टी को या एक पार्टी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, एक्सेप्शनल टाइप की हार्डशिप है, एक्सेप्शनल टाइप का डिप्रेविटी है ऑन पार्ट ऑफ आइदर वन ऑफ द पार्टीज, तो कोर्ट आपको एक एक्सेप्शन के तौर पे आपको अलाउ कर देगी डिवोर्स पिटिशन एक शादी का 1 साल ख़त्म होने से पहले आपको ये अलाउ कर देगी ये डिवोर्स पिटिशन फाइल करना। तो ये रहा सेक्शन 14। अब एक और ज़रूरी बात यह है कि क्योंकि सेक्शन 14 कहता है कि आप शादी का 1 साल ख़त्म होने से पहले डिवोर्स पिटिशन नहीं फाइल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है सेक्शन 13B ये कहता है कि आपको एक दूसरे से 1 साल से ज़्यादा अलग रहना ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही आप डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस टॉपिक पे कि हम कहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। तो सेक्शन 19 धारा 19 इसे गवर्न करता है जो कहता है कि आप किन किन जगहों पे डिवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो पहला ये है कि जहाँ आपकी शादी हुई है, जहाँ पे आपने अपनी शादी की है, जिस भी जगह पे उसके जुरिस्डिक्शन में आप कोर्ट, उसी जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ पे या तो पति या पत्नी दोनों में से एक रह रहे हैं उस समय जब पिटिशन आप फाइल करें तो दोनों में से किसी एक भी जगह पे आप फाइल कर सकते हैं। ये मैं आपको सेक्शन 13B के हिसाब से बता रही हूँ। सेक्शन 13 के हिसाब से थोड़े से डिफरेंट रूल्स वही है, एप्लीकेबिलिटी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तीसरा है कि दोनों पार्टीज जहाँ एक साथ लास्ट रही थी, मतलब उनका शादीशुदा घर जहाँ पे सबसे आखिर में वो जहाँ रहे थे उसे गिना जाएगा, तो उसके कोर्ट के उस जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। तो 3 जगह पे कर सकते हैं, या तो जहाँ शादी हुई थी, या जहाँ पे या तो पति या पत्नी उस समय जब आप पिटिशन फाइल करें तब रह रहे हैं, या जब जहाँ पे जो दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हुए एज पति पत्नी लास्ट रहे थे उसको गिना जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।